हेलो दोस्तों। आज की कहानी है माँ आप गलत हो भाग 3। दोस्तों, अब हर सप्ताह सोमवार, बुधवार और शनिवार आपसे मिलेंगे एक नई कहानी के साथ सुबह 11:30 बजे। दूसरे दिन बेबी अपनी सासू जी रुक्मणी जी को फिर से सारी बात बताई। रुक्मणी जी भी अपने पुराने दिन को याद करते हुए दुखी होते हुए कही कि हाँ बेटा, उस समय हमारे हालात बहुत ख़राब थे। इनके पिताजी प्राइवेट नौकरी करते थे, घर में बहुत ज़्यादा पैसा आता नहीं था और कोई बहुत ज़्यादा जमा पूंजी भी नहीं थी। अचानक से हार्ट अटैक होने की वजह से उनके पिता शांत हो गए और हमारा घर का हालत बदतर हो गया। उस समय कुछ समय तो मायके वालों ने साथ दिया। मैंने अपने जेवर बेचकर किसी तरह घर चला रही थी। सुबोध ने अपने कम उम्र में दूसरों बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया, होटल में नौकरी की, कपड़े की दुकान में नौकरी की। उसने अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाई। उसने बहुत संघर्ष किया, लेकिन अपने घर परिवार को नहीं छोड़ा, अपनी बहनों की जिम्मेदारी को नहीं छोड़ा, अपनी माँ को नहीं छोड़ा। उसके बाल मन में जो बैठा घाव है, या जो उस समय की उसकी तड़प थी, या उसका संघर्ष था, आज यही संघर्ष तुम्हें बोलता है कि उसे पहले बच्चा बेटा चाहिए। उसकी बातें को दिल से मत लगा। बेटा कल अगर बेटी भी होगी और वह अपनी बेटी को जब गोद में लेगा तो वह सब भूल जाएगा। इसलिए किसी भी तरह का कुछ चिंता मत रख। जो अपनी बहनों को नहीं छोड़ा वो क्या अपनी नवजात अबोध बच्ची से मुंह फेर सकता है क्या? अभी तेरी चिंता करने का समय नहीं है। तेरे पर असर अच्छा नहीं होगा। बच्चे का बच्चे पर असर अच्छा नहीं होगा। तुम बस खुश रहो। बेबी को फिर से सासू जी से सांत्वना मिला था। उसमें थोड़ा साहस आया कि चलो कुछ ना सही, लेकिन मेरी सासू तो साथ है। 1 महीने और निकल गए। बेबी का प्रेगनेंसी का समय पूरा हो गया था। एक दिन दर्द उठने पर रुक्मणी जी और सुबोध दोनों बेबी को लेकर हॉस्पिटल की तरफ भागे। हॉस्पिटल जाने के क्रम में ही रुक्मणी जी बेबी की मां कस्तूरी जी को भी फ़ोन कर बता दी कि हम बेबी को लेकर हॉस्पिटल जा रहे हैं। कुछ समय बाद बेबी एक खूबसूरत बेटी को जन्म दी। रुक्मणी जी, बेबी की मां कस्तूरी जी और सुबोध बेबी के साथ ही हॉस्पिटल में थे। जैसे ही डॉक्टर ने ऑपरेशन रूम के बाहर आकर कहा कि बधाई हो, आपको बिटिया हुई है, आपके घर लक्ष्मी आई है, सुबोध एकदम से डॉक्टर को बिना कुछ कहे पलट कर हॉस्पिटल से बाहर निकल गया। रुक्मणी जी और कस्तूरी जी अवाक वहीं खड़े रही। रुक्मणी जी अपने बेटे को रोकने का साहस भी नहीं कर पाई। बेबी को रुक्मणी जी जब पहली बार बच्चे के साथ देखी तो बेबी ने पहला सवाल यही पूछा, सुबोध कहाँ है? रुक्मणी जी कुछ कह नहीं पाई। बेबी को रुक्मणी जी की खामोशी ने जवाब दे दिया था। उसने अपने पति की बेरुखी पहली बार देखी। रुक्मणी जी को खुद ही अच्छा नहीं लगा कि उसका बेटा ने किस बेरुखी से किस तरह बिना बोले चेहरा लटकाए बाहर निकल गया। उस दिन पहली बार वह समझी कि उसकी बहू इस तरह क्यों डर रही थी। ठीक है, जो होना था सो हो गया। सुबोध वहाँ से चला गया। रुक्मणी जी अपनी बहू के साथ रही। 3 दिन बाद बेबी को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होना था। रुक्मणी जी और कस्तूरी जी बेबी के साथ रही। सब जानते थे कि सुबोध को क्यों गुस्सा है। वह गुस्सा था, नाराज था कि बेटी हुई थी, पर किसी के हाथ में क्या था, और अभी ऐसा समय भी नहीं था कि सुबोध को समझाया जा सके। सब अच्छे समय का आने का वेट कर रहे थे। रुक्मणी जी ने कस्तूरी जी को और बेबी को भी यही दिलासा दिया कि कुछ चीज़ों को समय पर ही छोड़ना चाहिए। 3 दिन बाद बेबी और बच्ची डिस्चार्ज होने वाली थी। इन 3 दिनों में सुबोध ना एक बार हॉस्पिटल झांकने आया, ना एक बार उसने फ़ोन करके बेबी और होने वाली बच्ची का कोई कुशल क्षेम पूछा। कस्तूरी जी बेबी के घर में आए बदलाव की गंभीरता को समझ गई थी। वह जान गई थी कि अगर अभी बेबी और बच्ची इस समय अपने घर गई तो शायद उसके शरीर पर, उसकी सेहत पर अच्छा प्रभाव ना पड़े। इसलिए कस्तूरी जी ने रुक्मणी जी को कहा कि संतन जी, आप सब तो देख ही रहे हैं कि दामाद जी का कैसा व्यवहार हो रहा है। ऐसे समय में अगर बेबी और बच्ची आपके घर जाए तो माहौल कैसा हो नहीं हो मैं नहीं जानती, पर हाँ इतना ज़रूर कह सकती हूँ कि शायद बेबी के मन पर, सेहत पर असर अच्छा ना हो। इसलिए मैं चाहती हूँ कि बच्ची और बेबी को मैं अपने घर ले जाऊँ। क्या आप क्या कहती हैं? रुक्मणी जी भी इस बात पर सहमत थी कि कस्तूरी जी जो कह रही हैं वह सही कह रही है। लिहाजा हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद बच्ची और बेबी को कस्तूरी जी अपने घर ले गई। रुक्मणी जी खाली हाथ घर आई। कस्तूरी जी अपनी बिटिया बेबी और अपनी नातिन को अपने घर लगभग 6 महीना रखी। रुक्मणी जी और उनकी दोनों बेटियां उनसे फ़ोन पर उनका हालचाल पूछते रहती, उनको फोटो देखती, उनसे प्यार करती, दुलार करती।
लेकिन सुबोध इन सब से बिल्कुल परे था। वह बेबी और अपनी बच्ची से खुद को पूरी तरह से किनारा कर लिया था। उसको इस बार इससे फ़र्क नहीं पड़ता था कि उसकी बेटी कैसी है, उसकी पत्नी कैसी है। बेबी को बहुत बुरा लग रहा था। उसे लगता था कि काश उसका पति एक बार अपनी बेटी का मुंह तो देखे। जब से उसकी बेटी पैदा हुई है, उसके बाप ने उसका चेहरा तक नहीं देखा। यह बात उसको अंदर तक चोट कर रहा था। बेबी अपनी माँ के घर में बहुत अच्छे से थी। उसके खाने पीने का, उसकी सेहत का ध्यान अच्छे से रखा जा रहा था। लेकिन फिर भी एक दुख था जो बेबी को अंदर ही अंदर साल रहा था। 6 महीने बाद रुक्मणी जी अपने बेटे को ज़बरदस्ती करके बेबी और अपने पोती को घर बुलवाई। बेबी और बच्ची रुक्मणी जी के घर तो आ गए, लेकिन सुबोध अपने व्यवहार से जता रहा था जैसे वह एक अनचाहा मेहमान हो। 3 महीने बेबी और बच्ची के साथ रुक्मणी जी के साथ दम मारकर ससुराल में रही। 3 महीने बाद सासू रुक्मणी जी से कही, माँ यहाँ रहने का मन ही नहीं करता, दम घुटता है मेरा यहाँ। ना जाने कितने सारी बातें दिमाग में घूमते रहती है। कुछ दिनों के लिए मायके जाना चाहती हूँ, चली जाऊँ। रुक्मणी जी अपनी बहू की तकलीफ को समझ रही थी। सुबोध का व्यवहार जब उन्हें तकलीफ देता था तो वह तो पत्नी ही थी। निराशा से हाँ कर दी। दूसरे दिन बेबी बच्ची के साथ चली गई। अब यही नियम बन गया था। हर 2-3 महीने में बेबी और बच्ची कस्तूरी जी के यहाँ आ जाती। 2-3 महीना रुक्मणी जी के यहाँ रहती और फिर 2-3 महीना कस्तूरी जी के यहाँ रहती। इसी बीच कभी कभी बेबी को मौका मिला तो सुबोध से बात करने की कोशिश करती। बातों के दौरान में कभी 1-2-4 घंटे उन दोनों के बीच ठीक होता, लेकिन कुछ समय बाद ही सुबोध अपने पुराने स्वभाव में ही वापस आ जाता। इसी तरह दिन कट रहे थे। 2 साल निकल गए और इतने में फिर एक बार पता चला कि बेबी माँ बनने वाली है। बेबी ने रुक्मणी जी को बताई। रुक्मणी जी और उनकी दोनों बेटियां बहुत खुश हुई। बेबी रुक्मणी जी को पूछी, माँ मैं सुबोध को बताऊं क्या? रुक्मणी जी कही, बिल्कुल, ऐसे खबर को तो पहली फुर्सत में बताना चाहिए। शायद हो सके कि सुबोध का मन बदल जाए, शायद इस खुशी से वह सब कुछ भूल जाए और सब कुछ अच्छा हो जाए। बेबी के भी मन में एक आस जगी। उसने सुबोध को फ़ोन किया। 3 बार फ़ोन काटने के बाद सुबोध ने तीसरी बार बेबी का फ़ोन उठाया। फ़ोन उठाते के साथ ही उसे झिड़कते हुए कहा, क्या हुआ? जब तुम्हारा फ़ोन काट रहा हूँ तो तुम्हें इतना समझ नहीं आता कि मैं कहीं बिजी हूँगा? बेबी कही कि कुछ बात बतानी थी, इसलिए आपको लगातार फ़ोन की। अगर आप बिजी हैं तो मैं बाद में फ़ोन करती हूँ। सुबोध कहा, जब फ़ोन उठा लिया है तो बोलो क्या बात है। बेबी कही कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। सुबोध बिना एक शब्द कहे फ़ोन रख दिया। बेबी अंदर ही अंदर टूट गई। बेबी दूसरी बार माँ बनने वाली थी। रुक्मणी जी और कस्तूरी जी उसे खुश रखने की कोशिश करती, उसके खाने पीने का, उसके दवाइयों का, सेहत का ध्यान रखती, लेकिन सुबोध खुद को अलग ही रखा। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, बेबी के मन में अपने पति सुबोध के लिए नफरत बढ़ने लगी थी। रुक्मणी जी के सामने नहीं, लेकिन अपनी माँ कस्तूरी जी के सामने अपना मन खोलकर सुबोध के लिए नफरत भरी बात कहती। कस्तूरी जी अपनी बेटी के मनोदशा को समझती थी। क्या कहती? कहती सब ठीक हो जाएगा। जब सुबोध को अपनी गलती का एहसास हो जाएगा तो सब पहले की तरह ठीक हो जाएगा। बेबी एक सवाल पूछती, मैं फिर से उसे प्यार कर पाऊंगी? उसके लिए मेरे मन में कभी इज्जत आएगा? आखिर किस बात की सज़ा मुझे मिली? कोई बताए मुझे। मैं इतनी नफरत क्यों झेली? उसकी बेटी को जन्म देने के लिए? क्यों माँ, क्यों माँ? कस्तूरी जी बेबी के सर पर हाथ सहलाते हुए कहती, जब सब ठीक होगा तो तेरे मन का भी हर घाव भर जाएगा, तुम्हें फिर से प्यार हो जाएगा। बेबी कही, अभी तो नहीं लगता कि मैं उस इंसान को कभी प्यार कर पाऊंगी, लेकिन ठीक है, आगे देखते हैं क्या होता है। समय गुजरता गया। 9 महीने के बाद बेबी एक प्यारे गोल मटोल बेटे को जन्म दी। हॉस्पिटल से जब रुक्मणी जी अपने बेटे सुबोध को फ़ोन कर बेटे के जन्म की बात बताई तो सुबोध ने कुछ जवाब नहीं दिया, लेकिन हाँ, कुछ समय बाद वह हॉस्पिटल ज़रूर आया। बेटे को देखा, उसे जब गोद में लिया तो अपार स्नेह प्यार से भर गया। बगल में लगे सोफे पर बैठी अपनी बेटी के पास बेटे को ले जाकर बेटी को भी प्यार किया। सुबोध का मन बदल गया। सुबोध पुराना सुबोध बन गया। सुबोध दोनों बच्चे को प्यार दुलार करने के बाद प्यार भरी नज़रों से बेबी की तरफ देखा। देख के मुस्कराया, लेकिन बेबी एक घृणा से भर गई। बेबी के मन में घृणा, नफरत भरी थी 3 सालों का। इन 3 सालों में सुबोध ने उसे बहुत गहरे जख्म चोट पहुंचाया था। बेबी भूली नहीं थी। सुबोध के जाने के बाद बेबी कस्तूरी जी को बोली, माँ मुझे माफ़ कर दो। कस्तूरी जी बेबी को माफ़ी मांगते देख खचा के पूछी, किस बात के लिए माफ़ी? बेबी बोली कि मैं माँ हमेशा कहती थी कि आप गलत हो,
कितने साल मैं आपसे नाराज़ रही, हम दोनों के बीच मनमुटाव रहा। मैं हमेशा आपको दोषी मानती रही। मैं हमेशा कहती माँ आप गलत हो। माँ आज मैं कहती हूँ आप गलत नहीं थी, आप सही थी, आप सही थी। कस्तूरी जी निरंतर थी। बेबी पहली बेटी के जन्म के बाद अपनी पति की नाराज़गी झेल रही थी। दूसरी बेटी के जन्म से उसका पति का प्यार लौट आया था, लेकिन बेबी को अपने पति से घृणा क्यों थी? क्या बेबी अपनी माँ से माफ़ी क्यों मांग रही थी? इतने सालों बाद उसे कैसे एहसास हुआ कि उसकी माँ सही थी? जानने के लिए देखिए कहानी का अगला भाग, भाग 4। दोस्तों ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।